Now today we will start our discussion with a quick recap about the plenary power of the legislature. उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. पहला, the power to make a law includes the power to give effect to it prospectively as well as retroprospectively. ये हमने लास्ट टाइम डील किया था. मैं सारे पॉइंट एक बार रिकैप कर रहा हूँ जिससे आपके ध्यान में रहे. दूसरा, the meaning of the validation act is to remove the causes for ineffectiveness or invalidity of the action or proceedings which are validated by legislative measure. A validating law is upheld first by finding out that whether the legislature possesses a competence over the subject matter and whether by validation the legislature has removed the defects which the court have found in the previous law. Thirdly, where an impugned act passed by the state legislature is invalid on the ground that the state legislature did not have legislative competence to deal with the topic covered by it, then even parliament cannot validate such an act, because the validation would give the state legislature power over the subjects which are outside its jurisdiction. Fourth point, that when the legislature cures the said infirmity and passes a validating law, it can make the said provisions of earlier law effective from the date when it was passed. The retrospective application of law, thereby removing the basis of earlier judicial decision, is not an encroachment on judicial power. However, legislature cannot by bare declaration without anything more reverse or override a judicial decision. ठीक है. अब मैं आपको एक केस लॉ देता हूँ इस टॉपिक से डील करने के लिए, जो आपको समझने में मदद करेगा. एक ही केस लॉ काफ़ी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्लेनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर. This case is J.K. Jute Mills versus State of Uttar Pradesh, AIR 1961, Supreme Court, page number 1534. In this case, by notification, Uttar Pradesh government increased the sales tax on jute. This notification was struck down by High Court as unauthorized and inoperative. ठीक है भाई, यूपी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि भाई सेल्स टैक्स जूट पे आज से आपको देना है. हाई कोर्ट ने बोल दिया कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है इस नोटिफिकेशन की, इट हैज़ टू बी स्ट्रक डाउन. उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ इनैक्ट किया, सेल्स टैक्स वैलिडेशन एक्ट 1958. और जो नोटिफिकेशन था, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था, इट वाज सुपरसीडेड बाय अ नोटिफिकेशन ऑन 1 अगस्त 1956. तो डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था इस केस में, वो इस बात को लेके था कि जो सेल्स टैक्स है जो अप्रैल 1 1956 और जुलाई 31 1956 में दिया गया है, क्या वो देना होगा या नहीं. ठीक है. तो डिस्प्यूट रिलेटेड टू द सेल्स टैक्स बिटवीन अप्रैल 1 1956 एंड जुलाई 31 1956. अब ये कंटेंड किया कि वैलिडेशन एक्ट ही इनवैलिड है. ये कंटेंशन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वैलिडेशन एक्ट इज इटसेल्फ इनवैलिड एज इट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि क्योंकि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो सेलर वो पेज द टैक्स हैज द राइट टू पास इट ऑन द कंज्यूमर, thus imposing sales tax long after the sales has taken place deprives the seller of that right. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पे गौर किया, ये जो पब्लिक रिलेशन है कि किस तरीके से सेलर्स जो हैं सेल्स टैक्स कंज्यूमर पे पास कर देते हैं एक्सेट्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्राइम लायबिलिटी टू पे द सेल्स टैक्स इज ऑन द सेलर यूजुअली. ठीक है. और होता क्या है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ड्यू टू कंपटीशन सेलर्स क्या करते हैं, वो ये जो बर्डन है सेल्स टैक्स को पे करने का, ये बायर पे पास कर देते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्राइम लायबिलिटी टू पे द सेल्स टैक्स व्हेन द सेलर कैन नॉट पास इट टू द बायर इज एट मैक्सिमम a matter of public policy and not of competence of the legislature. सुप्रीम कोर्ट ने पहला कंटेंशन तो इस बात पे उड़ा दिया कि देखिए ये जो आप मैटर अलेज कर रहे हैं ना कि सेलर्स अब ये बर्डन नहीं पास कर पाएंगे क्योंकि देखिए सेल्स तो ऑलरेडी कमिट हो चुकी हैं, अब सेलर को ही सारा टैक्स भरना पड़ेगा, बायर के ऊपर कोई बर्डन नहीं है. तो ये सारी जो मैटर है ये पब्लिक पॉलिसी के मैटर हैं, इसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से कोई नहीं लेना देना है. Do not confuse the matter of public policy with the competence of the legislature. So, Supreme Court continued and said that the power of legislature to enact a law with reference to a topic entrusted to it is unqualified, subject only to the limitation imposed by the Constitution.
तो लेजिस्लेचर पे वही लिमिटेशन लग सकती हैं जो संविधान में बताई गई हैं, उसके बाहर से नहीं, उसके बाहर से लेजिस्लेचर्स पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है. सो इन द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर इट विल बी competent for the state legislature to enact a law with either prospective or retroprospective effect. तो state legislature acting within in its own sphere में enact a law likewise, चाहे prospective effect से करे चाहे retroprospective effect से करे. That is within the domain of state legislature itself. तो जो एक्ट चैलेंज की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स करार नहीं दिया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, वो है लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ये जो लिस्ट है कैसे कंस्ट्रू होंगे, कैसे इंटरप्रेट होंगे, लिबरल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे. ठीक है, सो द पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is different from other federal constitution in respect of distribution of legislative powers, because there is no clear cut division of power between union and the states. Thus in case of conflict, judiciary has to make reconciliation attempts between the conflicting entries. Now, subject to the predominance of the union list, the entries in the various lists should be interpreted broadly. So it is an attribute of the plenary power of the legislature. The language of the entries should be given the widest scope and amplitude. But it is the duty of the courts to ascertain whether the authority to deal with the matters falling within the jurisdiction of each legislature exists, and to define in the particular case before them the limits of their respective powers. The entries are mere legislative heads and are of an enabling character. ठीक है, अभी आपको इस चीज पे ध्यान देना है. अब जब आप लिस्ट पढ़ेंगे आप कई चीजों में देखेंगे कि लिस्ट में कई एंट्रीज हैं जो ओवरलैप भी, मतलब उसको अगर आप प्राइमा फेस देखें तो आपको लगेगा ओवरलैप कर रही हैं. ठीक है, मतलब कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं कि वो यूनियन लिस्ट में कन्फ्लिक्ट करेगी या कंकरेंट लिस्ट में भी जा रही है, ऐसे आपको लगेगा. तो कोर्ट्स जो है ना, क्योंकि वो डिस्प्यूट सेटलिंग मशीनरी हैं, उन्हीं का काम है कि वो जो लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं उनको लिबरली और हारमोनियसली कंस्ट्रू करें. हारमोनियसली क्यों? देखिए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल ये होता है कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए या कंस्ट्रू करना चाहिए जिससे कि वो बाकी के जो प्रोविजन है उसके साथ वो हारमोनियसली सेटल हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रोविजन एक्ट्स इन डेरोगेशन ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. नो. तो जो प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है वो कोर्ट को मैंडेट करता है कि द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड विद इन हार्मनी विद द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप एंट्रीज पढ़ेंगे तो आप उसका लिबरल कंस्ट्रक्शन करेंगे और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है टू इंटरप्रेट द लिस्ट, लिबरल एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. अब कैसे होगा कि जब हम किसी भी एंट्री को जब इंटरप्रेट करते हैं तो हम उसकी एंग्जिलरी जितनी भी सहायक चीज़ें होती हैं या जितनी भी चीज़ें उस हेड के अंदर आ सकती हैं उसको हम उतना वाइडेस्ट कंस्ट्रक्शन देते हैं. लेट अस सपोज एग्रीकल्चर है, स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, एंट्री 14 है. अब हम जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो क्या टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, क्या उसको लेके स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है या नहीं? क्योंकि टूल्स फॉर एग्रीकल्चर की तो एंट्री नहीं है ना. तो इस तरीके से कोई सिलोज में इंटरप्रिटेशन नहीं होता कि एग्रीकल्चर लिखा है तो सिर्फ वही एग्रीकल्चर ही हो, उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं हो सकती. नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ें भी उसके अंदर आ जाएंगी. फिर एग्रीकल्चर को लेके हर वो चीज़ आएगी विच इज़ नेसेसरी फॉर द एग्रीकल्चर टू प्रॉस्पर एंड फ्लरिश. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. जो इंटरप्रिटेशन होगा लिस्ट का वो वैक्यूम में नहीं होगा, वो सिलोज में नहीं होगा कि वाटर टाइट सिलोज में आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. इट वुड बी इंटरप्रेटेड मोस्ट लिबरली कीपिंग इन माइंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. देखिए, हमें वाइडेस्ट कंस्ट्रक्शन करना है उसका, पर इतना भी वाइडेस्ट नहीं कि उसमें हम यूनियन लिस्ट के कन्फ्लिक्ट में ले आए उसको.
जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि कहाँ पे वाइडेस्ट कंस्ट्रक्शन कन्फ्लिक्ट में ला सकता है यूनियन लिस्ट से। अब मान क्या लीजिए यही बात है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसका जुरिस्डिक्शन है? स्टेट का। स्टेट लिस्ट में आता है ये मैटर, है ना। तो जो वो एंट्री है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन कर दिया कि बोल दिया कि अब पब्लिक ऑर्डर कभी कभी जब पुलिस नहीं हैंडल कर पाती तो आर्म्ड फोर्सेस भी यूज़ होती हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर स्टेट लेजिस्लेशन लागू किया जा सकता है। क्या ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा सुप्रीम कोर्ट? द आंसर इज नो, क्योंकि वो मैटर एक्सक्लूसिवली कहाँ है? यूनियन लिस्ट में है। तो यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स हैं उसमें उनका प्रीडोमिनेंस रहता है। याद रखिए, जब भी आप हायरार्की क्रिएट कर रहे होंगे लिस्ट की, तो टॉप पे आप रखेंगे यूनियन लिस्ट, सेकंड पे आप रखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, और थर्ड पे आप रखेंगे स्टेट लिस्ट। ये है हायरार्की। अभी आगे जब मैं और अब केस लॉस दूंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बट द हायरार्की इज दिस, कि सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंस किस लिस्ट की है? तो यूनियन लिस्ट। उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो कोर्ट हमेशा वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड देता है, बट एट द सेम टाइम वो लिमिट्स भी डिमार्केट करता है कि लिमिट्स इतनी भी वाइड नहीं होनी चाहिए कि इट एंक्रोचेस अपॉन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इन बातों का कोर्ट्स को ध्यान रखना है। नाउ लेट अस डील विद सम केस लॉज ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट इज कैलकाटा गैस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1962 Supreme Court, page number 1044. Now the question was whether the gas works fall under the word industry. Supreme Court, interpreting entries 24 and 25 of the list to harmoniously, held that gas work, being a specific entry, would not fall under the general entry. If the word industry in entry 24 were to include gas and gas works, then entry 25, which includes gas works, would have become redundant. Redundant का मतलब I hope you know, it means it would have become useless. On that interpretation, gas entries would not fall under entry 52 of the list 1 either, for the term industry in entries 52 and 24 should have a uniform interpretation. Supreme Court said that the widest amplitude should be given to the language of the entries, but some entries in different lists may overlap and may appear to be in direct conflict with each other. It is then the court's duty to reconcile the entries and to bring harmony between them. Entries of the two lists must be read together and the language of one interpreted and when necessary modified by that of other. And this might mean to construe one entry in the restricted sense, meaning कि एक एंट्री को वो थोड़ा restricted sense में पढ़ सकते हैं और दूसरी एंट्री को वो एक widest sense में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो theoretically speaking there may be some overlapping. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज पे ध्यान दिया था कि देखिए, अब एक जनरल एंट्री है, ठीक है, जनरल वर्ड लिखा है, वो है इंडस्ट्री, और फिर एक स्पेसिफिक एंट्री है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंट्री है गैस वर्क्स। तो अब कुछ चीजें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपस में, तो क्या जनरल एंट्री को ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि जो स्पेसिफिक एंट्री जो ऑलरेडी लिखी हुई है वो उसके अंदर आ सकती है? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने यही समझाया। उन्होंने बोला कि अगर इंडस्ट्री के अंदर गैस और गैस वर्क्स आ जाता तो एंट्री 25 जिसके अंदर ही गैस वर्क्स इंक्लूडेड है, जिसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली गैस एंड गैस वर्क्स, तो वो तो रिडंडेंट हो जाएगी ना। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि गैस इंडस्ट्री वुड नॉट फॉल अंडर एंट्री 52 of list 1 either, for the term industry in entries 52 and 24 should have a uniform interpretation. सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी ध्यान दिया कि जो एंट्रीज का जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो दोनों जगह सेम हो। ऐसा ना करें कि इंडस्ट्री एक जगह उन्होंने एक वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन कर दिया और दूसरी जगह उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन कर दिया, अदरवाइज दैट वुड लीड टू अ नीडलेस कंफ्यूजन इन लैंग्वेज। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बोला कि कभी कभी क्या हो सकता है कि इन केस ऑफ अपेरेंट कन्फ्लिक्ट कोर्ट एक एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड सेंस में पढ़े और दूसरी एंट्री को वाइडेस्ट सेंस में पढ़े, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए उसे एंट्रीज को हार्मोनियसली कंस्ट्रू करना है, ठीक है।
and sometimes in order to maintain harmonious construction it becomes imperative on the court to read one entry in a restricted sense, ठीक है, to read one entry in a restricted sense and other entry in a widest sense. कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई एंट्री जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सेंस में लिखी है लेकिन आप उसे वाइडेस्ट सेंस में कभी कंस्ट्रू कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. सो बोथ इज पॉसिबल, द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. तो आप बेसिकली समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है दैट इन ऑर्डर टू एंश्योर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, देखिए पहला तो है लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये साथ में होता है. मैं अब आपको सेकंड हेड समझा रहा हूँ, तो सेकंड हेड पे समझने पे ध्यान दीजिएगा. पहला हमारा पॉइंट था प्लेनरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट पोजेस करते हैं. द लेजिस्लेचर हैज प्लेनरी पावर. सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इज लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. तो लिबरल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में अगर हम हर ही चीज को वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड देंगे तो स्काई इज द लिमिट, है ना. कहीं ना कहीं तो हमें डिमार्केट करना पड़ेगा ना, और हमें इंटरप्रिटेशन भी ऐसा करना है कि एक तरफ हम वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन भी करें, लिबरल इंटरप्रिटेशन भी करें, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अवॉइड कंफ्लिक्ट बिटवीन द एंट्रीज. हमें कंफ्लिक्ट भी तो अवॉइड करना है, कि ऐसा भी नहीं इंटरप्रेट करना है कि स्टेट लिस्ट के सारे मैटर यूनियन लिस्ट के भी मैटर्स कवर कर रहे हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के भी मैटर कवर कर रहे हैं, ठीक है, या कॉन्करेंट लिस्ट के सारे मैटर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों को कवर कर रहे हैं. हमें ऐसा भी इंटरप्रिटेशन नहीं करना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिमार्केटेड द फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन. तो जहां पे उन्होंने डिमार्केट किया हुआ है वहां पे लिबरल इंटरप्रिटेशन तो करना है, while at the same time avoiding conflict and needless overlapping. ठीक है, इतना भी वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं करना कि नीडलेस ओवरलैपिंग भी क्रिएट हो रही है. कभी कभी एंट्रीज के लिखने की वजह से ही ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट का वहां पे काम हो जाता है कि उसको वो वाइडेस्ट मीनिंग तो देगा ही, लेकिन इतनी भी वाइड नहीं कि इट रिजल्ट्स इन अ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन अ डेरोगेशन ऑफ अदर एंट्रीज. इतना भी वाइड मीनिंग नहीं देना है. और उसके लिए कभी कभी हो सकता है कि वन एंट्री इज टू बी रेड इन अ रेजिस्टेंट सेंस एज अ वाइडर मीनिंग मे रिजल्ट इन अननेसेसरी ओवरलैप, ठीक है. क्योंकि याद रखिए, इट इज ऑल्सो द कोर्ट्स ड्यूटी टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. दूसरा केस क्या है? दूसरा केस फेडरल कोर्ट का है. ये एक लोकस क्लासिकस है, इसलिए बताना जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द कोटेबल केसेस, आप इसे कोट कर सकते हैं. ये है सीपी एंड बेरार सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट्स एंड लुब्रिकेंट्स टैक्सेशन एक्ट 1938 का रेफरेंस, ठीक है. AIR 1939 फेडरल कोर्ट पेज नंबर 1. In this case, the question was whether a tax imposed by a provincial legislature on the sale of oil was based on the ground that it was in essence an excise duty. While a sales tax could be imposed by a provincial legislature, an excise duty could be imposed only by the union legislature. So by section 3 of Central Provinces and Berar Sales of Motor Spirits and Lubricants Taxation Act, the provincial government provided that a tax shall be levied and collected from every dealer on retail sale of motor spirit and lubricants. ठीक है. It was held that the entry taxes on sale of goods seemed apt to cover such a tax in provincial or state list. The federal government contended that excise duty may be imposed on home produced goods at any stage from production to the consumption. The provincial legislature could not levy sales tax on the sale of motor spirit, as sale is a stage between the production and consumption. On the other hand, the provincial government contended that excise duty was a tax on production or manufacturing of goods only, and it could not therefore be levied at later stage. Now the federal court observed that the word excise as defined in Oxford Dictionary means a duty charged on home goods either in process of their manufacture or before their sale to home consumers. The words before their sale do not necessarily refer to retail sales, but might be equally
be a reference to a sale by a producer or manufacturer to wholesale for general distribution to consumers. This duty on first sale of the commodity in fact is a tax on the producer, and for that a reason a duty of excise without a doubt. The court said that the duties levied on the manufacturer or producer in respect of manufacture or production of the commodity tax, the tax on the sales of goods is a tax levied on the occasion of sales of goods. Supreme Court further observed that entries no doubt should be construed in the widest possible sense. अब आपको इसी पार्ट पे फोकस करना है. अगर आपको टैक्स वाला मैटर बोरिंग सा लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको इन लाइन पे फोकस करने की ज़रूरत है जो आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंट्रीज नो डाउट शुड बी कंस्ट्रूड इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस, बट इट मे बी क्वालिफाइड बाय अदर एक्सप्रेस प्रोविजन इन द सेम एनैक्टमेंट, by the implications of the context, and even by considerations arising out of what appears to be general scheme of the act. So the federal court referred to the general scheme of the Government of India Act 1935 and its method of differentiation between the functions and power of the state कह रहा हूँ, provinces and the center. पहले उन्हें provinces कहा जाता था. The center has the power to levy excise duty at any stage before the sale of goods to the consumer. There can be no doubt that the power to exercise continues while consumable articles are in the hands of the manufacturer or intermediate dealer and until they reach the consumer. The power of the province extends to levying tax on sale of goods to the consumer. It is the fundamental assumption that the legislative powers of the center and the province could not have intended to be in conflict with one another, and therefore we must read them together and interpret or modify the language in which one is expressed by the language of other. The aforesaid conclusion seems to be in harmony with the general scheme of the Act and its method of differentiation between the functions and the powers of the center and of provinces. It introduces no novel principle. It reconciles the conflict between the two entries without doing violence to the language of either, and it maps out their respective territories on a reasonable and logical basis. It would be strange indeed if the central government had exclusive power to tax retail sales, even if the tax confined to the goods produced or manufactured in India. And when the province has an exclusive power to make laws with respect to trade and commerce and with respect to the production, supply and distribution of goods within the provincial boundaries. So the federal court held that sales tax and the impugned act was not ultra vires, as there is no overlapping and conflict between the entries. The court thus reconciled the federal power to impose excise duty and the state power to impose sales tax. शॉर्ट में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रेफरेंस है बेसिकली किस चीज़ के लिए था. ये एक एग्जाम्पल है आपका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, क्योंकि इस केस की इफेक्ट से क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर विल हैव द पावर टू इम्पोज ड्यूटीज ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स बिफोर दे बिकम द पार्ट ऑफ जनरल स्टॉक ऑफ द प्रोविंस. ठीक है, दैट इज टू से दैट एट द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन एंड द उस स्टेज पे सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास होगी पावर टैक्स इंपोज करने के लिए, ड्यूटी इंपोज करने के लिए, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी टू इंपोज अ टैक्स ऑन सेल्स देयर आफ्टर. तो एक्सक्लूसिविस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास, इन अदर वर्ड्स यूनियन लेजिस्लेचर के ही पास पावर है, प्रोविंसेस या स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ फेडरल कोर्ट है यहाँ पे, तो फेडरल कोर्ट ने दोनों के लिए वो जो है ऐसा एंट्रीज का इंटरप्रिटेशन किया कि दोनों की जो पावर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव स्फीयर में ऑपरेट कर रही थी और दोनों की पावर्स को मेंटेन किया गया है. ऐसा नहीं इंटरप्रिटेशन किया गया है कि एक की पावर इज डेरोगेटेड और दूसरे की पावर को वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया गया है. ठीक है, तो ये जो व्यू है इट रिकंसाइल्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू एंट्रीज without doing violence to the language of either, and it demarcates their respective territories of legislation on a reasonable and logical basis. ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पे. वो है गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस कृष्ण रंगनाथ मुदोलकर.
AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 703। अब ध्यान रखिएगा ये सारे केसेस जो है लोकस क्लासिकस है। आपको अगर याद ना हो, मैं अब उस केस के फैक्ट्स पे आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ लोगों को टैक्सेशन बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आपको अगर ज़्यादा याद ना हो रहा हो, आपको देखिए टैक्स को रटने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा टैक्स था क्या था, नो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो केस लॉज हैं ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब ज़्यादातर हारमोनियस कंस्ट्रक्शन और जो कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट के बीच में वो टैक्सेशन की पावर को लेकर होता है, ठीक है। तभी जीएसटी भी आया था। वन ऑफ द रीजंस वाज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट व्हेन इट केम टू द टैक्सेशन इशू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो आपको ये जो केस लॉज या रेफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, दैट इज ओनली फॉर द पर्पस टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द कोर्ट्स आर टू इंटरप्रेट द एंट्रीज, ठीक है। वापस आते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर के केस में, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 703। नाउ एंट्री 11 of list 2 has now been transferred to entry 25 of list 3। एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जिस एंट्री का इंटरप्रिटेशन कर रहा है अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में जा चुकी है, ठीक है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र हो गई है। नंदलेस आपको मैं केस बताता हूँ। यहाँ पे एंट्रीज के स्पेसिफिक होने पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन चीज़ किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको मेन चीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन को लेकर क्या बात कर रहा है, व्हाट द कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट केस बताऊंगा। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में देयर वाज दिस फेलो नेम श्रीकांत, who was son of Sri Krishna. He appeared for SSC examination which was held by state of Bombay, जो present day state of Maharashtra है। So he took instructions in various subjects through the medium of Marathi and answered the question at examination also in Marathi. Shrikant, after clearing the said examination, joined St. Xavier's College affiliated to the University of Gujarat in the first year art class and was admitted in the section in which the instructions were imparted through the medium of English। इन्होंने सारे एग्जाम मराठी में क्लियर किए हैं। अब ये कहाँ आ गए, आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम ही जॉइंड सेंट जेवियर कॉलेज, जहाँ पे जो गुजरात यूनिवर्सिटी में आता था, और वहाँ पे ही हैड टू जो कोर्सेज थे द इंस्ट्रक्शंस दे वर इम्पार्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर कोर्स, श्रीकांत अप्लाइड फॉर द एडमिशन to the classes preparing for intermediate arts examination of the university through the medium of English. Now the principal of the college informed Shrikant that in view of the provision of Gujarat University Act, he could not, without the sanction of the university, permit him to attend the classes in which the instructions were imparted through the medium of English. Sri Krishnan, जो श्रीकांत के फादर थे, he moved to the vice chancellor of the university for sanction to permit Shrikant to attend the English medium class in the college. The registrar of the university declined to grant the request, but by another letter, Shrikant was allowed to keep English as a medium of examination, but not for instruction. The petitioner challenged the authority of the university to impose Gujarati or Hindi as an exclusive medium of instruction under the powers conferred by the Gujarat University Act amended by 1961. Now, two important questions for determination in this case before the Supreme Court were: first, that whether under the Gujarat University Act it is open to the university to prescribe Gujarati or Hindi or both as an exclusive medium or media of instruction and the examination in the affiliated colleges, and second, whether the legislation authorizing the university to impose such media would infringe entry 66 of the union list. By item 11 of the list 2 or state list, the legislature is empowered to legislate in respect of education, including technical education, medical education, and universities, subject to the item 63 and 66 of the list 1 of the union list. By item 66 of list 1, Parliament can legislate to coordinate and determine the standards in the institution of higher education.
याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंट्री 11 इन द लिस्ट 3 हैज नाउ बीन ट्रांसफर्ड टू एंट्री 25 of the list, entry 11 of the list 2 has now been transferred to the entry 25 of the list 3. ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ढूंढने ना लगेगा कि लिस्ट 2 में तो वो एंट्री है ही नहीं, वो ट्रांसफर हो चुकी है, कॉन्करेंट लिस्ट में जा चुकी है, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व that the power to legislate in respect of the medium of instruction is not a distinct legislative head. However, it resides with the state legislature in which power under item 11 exists, unless it is taken away by necessary intendment to the contrary by the union parliament. Also, the power to legislate in respect of the medium of instruction, insofar as it has a direct bearing and impact upon the legislative head of coordination and determination of standards of institution of higher education, must be deemed by item 66 of list 1 to be vested in the union. कि मतलब जो हायर लर्निंग के कोर्सेज जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई और हायर एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे क्या मीडियम होगा लैंग्वेज का, वो यूनियन का, वो यूनियन के डोमेन में आता है, ठीक है. दैट इज आइटम 66 ऑफ लिस्ट 1, तो वो यूनियन में वेस्टेड है. Further, the use of expression subject to in item 11 of the list 2 clearly indicates that legislation in respect of excluded matters cannot be undertaken by the state legislature. The state has the power to prescribe the syllabi and the courses of the study in the institutions named in entry 66. And as an incident thereof, it has power to indicate the medium in which the instruction should be imparted. But the Union Parliament has an overriding legislative power to ensure that the syllabus and courses of the study prescribed and the medium selected do not impair the standard of education, especially in the national institutions or universities of national importance situated in the state. Thus, to the extent of overlapping, the power conferred by item 66 must prevail over that of item 11, insofar as medium of instruction is necessary incident of the power under item 66. Now, counsel for the university submitted that the power conferred by entry 66 is merely a power to coordinate and determine standards. That is, it is power merely to evaluate and fix standards of education. The Supreme Court, however, observed that a narrow interpretation will not be put on generality of the words, and the power to legislate on a subject should normally be held to extend to all auxiliary matters. That is, a liberal construction should be given to them. The power to coordinate, therefore, is not merely a power to evaluate, it is a power to harmonize or secure friendship for concerted action. And this power is not conditioned by existence of state of emergency or unequal standards calling for the exercise of power. The power is absolute and unconditional. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही आपको समझाया कि जो जनरल वर्ड्स हैं उनका नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, उन वर्ड्स के अंदर जितने भी एक्सिलरी मैटर्स हैं जो उस पर्टिकुलर एंट्री से रिलेट करते हैं वो सारे कवर होते हैं, ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेड that how far state legislation relating to a medium of instruction has impact upon coordination of higher education is a matter which is susceptible to a definite or categorical answer. In imparting instruction in certain subjects, medium may have a subordinate importance and little bearing on the standard of education, while in others it is of vital importance. कि कुछ जगह हो सकता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की लिटिल बेयरिंग हो, कुछ जगह वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. If legislation relating to imposition of an exclusive medium of instruction in a regional language or in Hindi, having regard to the absence of textbooks and journals, competent teachers and capacity of students to understand the subject, it is likely to result in lowering of standards, that the legislation would necessarily fall within item 66 of list 1 and would be deemed to be excluded to that extent from the amplitude of power under item 11 of list 2. Court finally held that the power to legislate with respect to the medium of education is a necessary incident of the coordination and the determination of standard, and the state law therefore is invalid. Basically
अगर आपको ये पूरा पैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। सुप्रीम कोर्ट क्या समझा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बेसिकली दो एंट्रीज को पहली बात तो वो इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। अब वो वाली एंट्री याद रखिएगा, एंट्री 11 हैज़ नाउ बीन मूव्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट। जो लिस्ट 2 की एंट्री 11 थी दैट हैज़ नाउ बीन मूव टू द लिस्ट 3 एंट्री 25। तो बेसिकली ये था कि एक जगह लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन including technical education, medical education and universities subject to the items of item 63 and 66 of list 1 और union list। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि ये जो रीजनल लैंग्वेज में, ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही, नॉट इन रीजनल लैंग्वेज, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज थी कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव लैंग्वेज में होगा, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो या जो भी हो, इसी में हो सकता है और दूसरे में नहीं हो सकता। तो ये जो मैटर है, क्या इसको लेके स्टेट लेजिस्लेट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा ही वैलिड जवाब दिया, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रख के जवाब दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किन्हीं किन्हीं जगह पे इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन सब्जेक्ट्स मीडियम की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, एज लॉन्ग एज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम कह रहा हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाउएवर कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ना प्रॉपर टीचर्स हैं, ना प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, ना जर्नल्स हैं, और स्टूडेंट्स भी इनकेपेबल हैं टू अंडरस्टैंड दैट सेट सब्जेक्ट। तो वहाँ पे अगर आपने इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम वही बना दिया जहाँ पे ना ट्रेन टीचर्स हैं उस सब्जेक्ट को लेके, ना टेक्स्ट बुक्स हैं प्रॉपर, ना स्टूडेंट्स केपेबल हैं टू अंडरस्टैंड इट, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं चलेगा। वहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट अलोन इज एम्पावर्ड, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट अलोन इज एम्पावर्ड इन दैट मैटर, क्योंकि फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात आ जाती है। तो यहाँ पे जो गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट जो थी उसमें उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ एजुकेशन is a necessary incident of the coordination and determination of the standards and the state law therefore is invalid। अब बेसिकली इसका समझना एक और आसान तरीका है कि अभी देखिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं आपको पूरा जो लेक्चर है अरबिक में बताने लगा, आपको कुछ समझ में आएगा? जबकि कंटेंट वही है, पढ़ाऊंगा वही, केस लॉज भी वही होंगे, कंटेंट भी वही रहेगा, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में? अरबिक में। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ट्रेन्ड इन अरबिक, ये तो पहली चीज है। दूसरा, आप यू एज अ पर्सन वुड बी इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट ट्रेन्ड इन अरबिक। तीसरी बात, प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स नहीं है। तो विदाउट देयर बीइंग ऑल ऑफ दैट, अगर मैं आपको अरबिक में इंस्ट्रक्शंस देने लगा, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड जैक, है ना। सो इट इज नेसेसरी कि ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इट इज अ नेसेसरी इंसिडेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड दैट बिलोंग्स इन द डोमेन ऑफ व्हाट? यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। हेंस द स्टेट लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड बी इनवैलिड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ें समराइज की हैं। ये केस है आईटीसी लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आपको कोई केस याद रहे या ना याद रहे, ये केस ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके फैक्ट्स नहीं, इसमें जो प्रिंसिपल्स हेल्ड हैं वो। अब इस केस में क्या हुआ था कि एंट्री 52 ऑफ द लिस्ट 1 एंड एंट्री 14 and 28 of the list 2 of schedule 7 were in question. The center enacted the Tobacco Board Act 1975 and thereby took over all the matters concerning the tobacco. The central list, that is the union list, permits the center to enact a law pertaining to a specified industry, and the state list empowered the state to legislate on agriculture and sale by the enactment of Agricultural Produce Markets Act. Supreme Court held that a harmonious construction is to be made between the two spheres of the jurisdiction, and when so construed, the growing and sale comes to state
and the rest goes to center. The word industry includes only the process of manufacture or production, but does not include process antecedent thereto. मतलब उससे पहले के process उसके अंदर industry word के अंदर नहीं आते, such as disposal of finished product of that industry. The parliament is not competent to legislate in respect of antecedent or subsequent process. Thus, levy of market fee under the state under the Agricultural Produce Market Act, which was enacted by the state, was held to be valid. अब इसमें प्रिंसिपल क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर 7 प्रिंसिपल्स इन टोटल. ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका. पहला, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व that the various entries in the 3 list of the 7th schedule are not powers of the legislation, but they are fields of legislation. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. Various entries in the 3 list in the 7th schedule are not the powers of legislation, but they are fields of legislation. The entries do not provide competence or the power to legislate to the legislature. Competency to legislate has to be traced to the constitution. Entries अपने आप में power नहीं provide करते legislature को to legislate on a topic. They are just the fields of legislation. The power to legislate must be traced to the constitution itself. Second principle, if it is found that some of the entries overlap or are in conflict with each other, an attempt to reconcile such entries and bring about a harmonious construction is the duty of the court. When, however, reconciliation is not possible, then the court will have to examine the entries in relation to the legislative power in the constitution. Third principle, the rules relating to the distribution of legislative powers under Article 246 constitute at the heart of the federal scheme of the constitution. But the constitution makers, having found that the need for power sharing devices between the center and the state must be subordinate to the imperatives of the state's security and stability, and there is a thrust towards centralization, and by using non-obstante clause under Article 246 the federal supremacy is achieved. इसका मतलब है कि यूनियन लिस्ट जो आपका यूनियन लिस्ट को थोड़ी देर के लिए आप किनारे कर दीजिए, पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी है. ठीक है, जब आप आर्टिकल 246 को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और जो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, जो नॉट विस्टैंडिंग से जो आर्टिकल शुरू हो रहा है, ठीक है, वहां से आपको यह पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको प्राइमेसी दी है इन द फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट को. ठीक है, यूनियन को उसको प्राइमेसी दी है. इट हैज नॉट गिवन द प्राइमेसी टू द स्टेट. ठीक है, आर्टिकल 246 कैसे शुरू होता है? नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉजेस 2 and 3, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल. तो इससे आपको ये पता चलता है कि प्राइमेसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे रखी है इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन. ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल पे आ जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स टू बी इंटरप्रेटेड language permitting in a manner that it does not whittle down the powers of state legislature and preserves federalism while also upholding the central supremacy as contemplated by some of the articles. Fifth point is, entries in the list should be read together without giving narrow or restricted meaning to any of them. Powers of the union and the state legislatures are both expressed in precise and definite terms, and therefore there can be no reason in such a case in giving broader interpretation to one rather than to the other. Sixth point, entries in the legislative list has to be construed in the wider sense, cannot be disputed, but it is also to be borne in mind that such construction should not make other entries totally redundant. Basically, एक एंट्री को इतना भी वाइड मत इंटरप्रेट कर लीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं इन द मैटर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इतना वाइड आप कंस्ट्रू कर सकते हैं कि बाकी की एंट्रीज ही उसी एक के अंदर कवर हो जाए. तो ऐसा इंटरप्रिटेशन भी नहीं करना है. तो वाइड कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन तो आपको करना है, बट यू शुड बी बोर्न इन माइंड दैट इंटरप्रिटेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए दैट इट मेक्स अदर एंट्रीज टोटली रिडंडेंट. An interpretation which tends to have effect of making a particular entry subject to the other entry, though not stated in the entry, deserves to be avoided unless that is the only possible interpretation. So usually one entry should not be made subject to the other entry, और ऐसा interpretation usually is to be avoided. पर जब नहीं avoid हो सकता
और सिर्फ वही पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, तब वो वैसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा. 7th point, an absolute or watertight compartmentalization of the heads of the subject of legislation may not be possible, but at the same time entrenching into the fields of another entry cannot mean its total sweeping off, even though it may be in the exclusive list of heads of the subjects of the legislation by the other legislature. तो बेसिकली कोर्ट आपको इन 7 पॉइंट से ये समझा रहे हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा, वैक्यूम में आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ठीक है. और एट द सेम टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट फॉर दैट मैटर शुड नॉट इंक्रोच इन द फील्ड ऑफ अदर. ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपने ऐसे इंटरप्रिटेशन कर दिया यूनियन लिस्ट का कि स्टेट लिस्ट में एक भी मैटर जो है स्टेट लेजिस्लेचर प्रॉपरली लेजिस्लेट नहीं कर सकता विदाउट इट बीइंग सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्स पावर, है ना. तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि absolute or watertight compartmentalization of the heads of subject of legislation is not possible, but at the same time entrenching into the fields of another entry cannot mean its total sweeping off, even though it may be in exclusive list of the heads of the subjects for the legislation by other legislature. ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया ये ध्यान में रखिएगा, यू राइट इट डाउन समवेयर. ठीक है, so that is it for today. In the next lecture we will deal with another methods of interpretation of the list. ठीक है, we have to understand the principle of auxiliary power and a case law, and then we will move on pith and substance and the doctrine of colorable legislation and everything else. ठीक है, so focus on today's lecture.